स्टार्ट करते हैं न्यू यूनिट इकोलॉजी, लास्ट यूनिट है और जिसमें 3 चैप्टर हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। एक चैप्टर इसमें से हटा दिए, इन्वायरमेंटल इशू। अच्छा चैप्टर था, अच्छे क्वेश्चन आते थे, लेकिन कोई बात नहीं, अभी जो सिलेबस में है वो पढ़ेंगे। ये यूनिट का इंट्रोडक्शन है। वैसे इसमें कोई क्वेश्चन याद करने वाला है नहीं, केवल ऐसे ही इसको एक बार पढ़ लीजिए। डाइवर्सिटी केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं है, इवन बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक में भी डाइवर्सिटी है। क्यों? किसी बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक में बॉटनी की डिस्कशन होगा, किसी में जूलॉजी का, किसी में माइक्रोबायोलॉजी का, क्लासिकल बायोलॉजी और मॉडर्न बायोलॉजी। ठीक है, मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट में भी समझेंगे। यहाँ बहुत सारे थ्रेड्स हैं बायोलॉजी या लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए। इसमें से इकोलॉजी भी एक थ्रेड है जो हमको देता है होलिस्टिक पर्सपेक्टिव टू द क्या बायोलॉजी। एक ये लाइन टिक कर लो, क्योंकि इकोलॉजी यूनिट का है। तो इकोलॉजी gives us a holistic perspective to the biology. Essence of biological understanding is to know how organism and while remaining an individual interact with the other organism and physical habitat as a group and hence behave like organized as whole. Population होगा, community होगा, even ecosystem होगा या whole biosphere होगा। ठीक है, तो कुछ जनरल क्वेश्चन नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आने को उम्मीद यहाँ है नहीं। लेकिन ये जो साइंटिस्ट हैं वो इसी साल आ गए। एक क्वेश्चन आया था, तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा याद रखना है। रामदेव मिश्रा को कहा जाता है फादर ऑफ इकोलॉजी। वैसे फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? ये फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया है। इंडिया हटा दें, सिर्फ फादर ऑफ इकोलॉजी कहें तो क्या लगता है? ऐसे नहीं सोच सकता एग्जामिनर। इंडिया हटाएगा, आंसर बदल जाएगा है? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट हैं, याद रखिएगा। फादर ऑफ इकोलॉजी अलग है और फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया अलग। अभी हम कुछ साइंटिस्ट के नाम आपको लिखाएंगे, ठीक है, हमने बुकलेट में आपको दे रखे हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा, इसी साल आया था, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया कौन? रामदेव मिश्रा। बॉर्न कब हुए? 26 अगस्त 1908 को। इन्होंने पीएचडी किया किस सब्जेक्ट में? इकोलॉजी में। और किस प्रोफेसर के अंडर? WH पियर्सल। कहाँ से? फ्रॉम लीड्स यूनिवर्सिटी, यूके। ठीक है, ही इस्टेब्लिश्ड टीचिंग एंड रिसर्च इन इकोलॉजी एट द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। ये इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी कहाँ? BHU, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी में उन्होंने काम किया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। हिज रिसर्च लेड टू द फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ, यहाँ से अंडरलाइन कीजिएगा, ट्रॉपिकल कम्युनिटीज एंड देयर सक्सेशन। एक क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल रिस्पांस ऑफ द प्लांट पॉपुलेशन एंड प्रोडक्टिविटी। और तीसरा है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये 3 एरिया हैं इनके, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम। इन्होंने फार्मुलेट किया फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन इकोलॉजी इन इंडिया। कम से कम 50 या उससे ज़्यादा स्कॉलर ने पीएचडी लिया इनके अंडर में, ठीक है, और अलग अलग इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं। ही वॉज हॉनर्ड विद द फेलोशिप ऑफ, यहाँ से अंडरलाइन करिएगा, इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी एंड वर्ल्ड अकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस। और साथ में इनको प्रेस्टिजियस कौन सा अवार्ड? संजय गांधी अवार्ड इन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से इनको अवार्ड मिले। ड्यू टू हिज एफर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेबलाइज किया, अंडरलाइन करिए, नेशनल कमेटी फॉर इन्वायरमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। ये ईयर एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेशनल कमेटी फॉर इन्वायरमेंट एंड प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ये कब इस्टेब्लिश हुआ? 1972। और बाद में इसने रास्ता खोला इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, कब? 1984।
तो दो क्वेश्चन यही दिख रहे हैं कि ये इस मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट का गठन कब हुआ, 1984 में, और ये नेशनल कमेटी ऑफ इन्वायरमेंट वाला कब हुआ, 1972 में। इनको 3 अवार्ड मिले। इनके अंडर में कितने लोगों ने पीएचडी की, इन्होंने किस क्षेत्र में काम किया, इन्होंने कौन से डिपार्टमेंट में काम किया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी बीएचयू, और इन्होंने पीएचडी किया कब किया और किसके अंडर में किया। इतने क्वेश्चन हैं। तो ये इसमें से फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, इकोलॉजी इन इंडिया। चलिए चैप्टर का नाम डालिए ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। हेडिंग इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में पहली बात लिखी है कि जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें अमेजिंग डाइवर्सिटी है और कॉम्प्लेक्सिटी है। और अगर लिविंग वर्ल्ड को समझना चाहते हो तो वेरियस लेवल पर समझोगे। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको अंडरस्टैंड करोगे एट वेरियस लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है वो दिए हैं। तो जैसे सबसे पहले मैक्रो मॉलिक्यूल के लेवल पर समझ लीजिए, बड़े बड़े मॉलिक्यूल, और मैक्रो मॉलिक्यूल से ही बन जाएगा क्या, सेल्स, और सेल से बन जाएंगे टिश्यू, और टिश्यू से बन जाएंगे ऑर्गन, और ऑर्गन्स ढेर सारे मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिज्म, और ढेर सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर के पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बना करके क्या बनेगा, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, और आखिरी में बायोम के लेवल पर। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को समझने के कई लेवल हैं, इतने सारे लेवल हैं। ठीक है, जनरल क्वेश्चन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इकोलॉजी क्या है, अच्छा एनसीईआरटी में पैराग्राफ और लिखा है कि यदि आप साइंटिफिक माइंड से पूरी दुनिया को देखेंगे तो बहुत सारे हाउ और बहुत सारे व्हाई टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे कि कोई भी बर्ड की आवाज़ होती है तो हाउ बर्ड सिंग,
एंड व्हाई बर्ड सिंग। तो हाउ का मतलब फिर मैकेनिज्म होगा कि उसकी अंडरलाइंग मैकेनिज्म क्या है, कि वोकल कार्ड का क्या है, बोन्स कैसे वाइब्रेट करती हैं। और व्हाई का मतलब ये है कि नीड क्या है। तो नीड ये है कि बर्ड्स कम्युनिकेट करती हैं एक दूसरे से ब्रीडिंग सीजन में। तो ऐसे बहुत टाइप के क्वेश्चन है कि जैसे रात में खिलने वाले जो फूल होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, वो कलरफुल नहीं होते हैं। क्यों? कलर जो होंगे वो लाइट में दिखाई पड़ेंगे इंटरेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। जो वाइट कलर वाले फ्लावर होते हैं उनकी स्मेल ज़्यादा होती है, वो स्मेल से इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो अलग अलग क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे, लेकिन एग्जाम में वो सवाल नहीं आएंगे। एग्जाम में क्या आएगा वो इधर देखो। इकोलॉजी क्या है? तो ये सब्जेक्ट है टू स्टडी। क्या स्टडी करना है? इंट्रैक्शन एमंग ऑर्गेनिज्म एंड इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट या एबायोटिक फैक्टर। इकोलॉजी मेनली कंसर्न विद 4 लेवल। इकोलॉजी में 4 लेवल की डिस्कशन मेनली किया जाता है। कौन कौन से? ऑर्गेनिज्म है, पॉपुलेशन है, कम्युनिटी और बायोम। कुछ साइंटिस्ट हैं, जैसे टर्म इकोलॉजी अर्नस्ट हीकेल का है, और टर्म इकोसिस्टम एजी टांसले भी 2 साल पहले ही आया है। टर्म बायोडायवर्सिटी वाल्टर जी रोजन का दिया हुआ है, लेकिन ये एनसीईआरटी में लिखा है। टर्म बायोडायवर्सिटी पॉपुलराइज्ड बाय तो एडवर्ड विल्सन, ठीक है। टर्म इकोलॉजिकल पिरामिड भी आगे मिलेंगे, चार्ल्स एल्टन का दिया हुआ है। और 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर किसका है? रेमांड लिंडेमैन का दिया हुआ है। ये 3 क्वेश्चन। फादर ऑफ इकोलॉजी अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट हैं, और फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया रामदेव मिश्रा हैं, और फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी यूजीन ओडम है, ठीक है। तो इसमें से 2-3 साइंटिस्ट पूछे जा चुके हैं, 2-3 हो सकता और पूछे जाएं, इंपॉर्टेंट है। हम लोगों का जो लिविंग वर्ड है उसमें फैसिनेटिंग डाइवर्सिटी है और अमेजिंग कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर हम समझना चाहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी को तो हम कई लेवल पर समझेंगे। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को माइक्रो मॉलिक्यूल के लेवल पर, सेल के लेवल पर, टिश्यू के लेवल पर, ऑर्गन के लेवल पर, ऑर्गेनिज्म के लेवल पर, पॉपुलेशन कम्युनिटी के लेवल पर, इकोसिस्टम के लेवल पर, या बहुत बड़े बायोम के लेवल पर। एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 2 टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए। पहला है हाउ और दूसरा है व्हाई टाइप। हाउ का मतलब होता है मैकेनिज्म, और हाउ का मतलब होता है, व्हाई का मतलब होता है नीड। कुछ खास बात नहीं, यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, घर में पढ़िएगा, उनका आंसर हमने बुकलेट में लिख रखा है। इकोलॉजी यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए। इकोलॉजी इज ए सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, क्या? इंट्रैक्शन एमंग ऑर्गेनिज्म, एक क्वेश्चन, या इंट्रैक्शन करो बिटवीन ऑर्गेनिज्म और उसके फिजिकल इन्वायरमेंट या एबायोटिक इन्वायरमेंट। जब इकोलॉजी की बात करते हैं तो ये बेसिकली कंसर्न विद
4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और क्या, बायोम। पहले इस चैप्टर में ऑर्गेनिज्म भी दिया था और पॉपुलेशन भी दिया था, बायोम भी दिया था। अभी ऑर्गेनिज्म और बायोम खत्म कर दिए हैं, सीधे इन्होंने क्या दिया है, पॉपुलेशन। तो ऑर्गेनिज्म नहीं पढ़ना है, पॉपुलेशन पढ़ना है, कम्युनिटी हम इकोसिस्टम में पढ़ लेंगे। तो हेडिंग डालिए पॉपुलेशन। हेडिंग पॉपुलेशन। पहला सवाल है कि पॉपुलेशन क्या है। तो ध्यान से सुनेंगे, एक लाइन का केवल कॉन्सेप्ट है। एक ही स्पीसीज के लोगों का जो समूह होता है उसी को पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे ह्यूमन एक साथ 10-20 लोग इकट्ठा हैं, कहीं रह रहे हैं, वो ह्यूमन पॉपुलेशन है, ठीक है। उन्हीं के साथ बहुत सारे कुत्ते भी रह रहे हैं, तो वो डॉग पॉपुलेशन है। एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल का जो ग्रुप होता है उसी को पॉपुलेशन कहते हैं। कैसे पता चलेगा कि वो एक ही स्पीसीज के हैं? तो अगर एक स्पीसीज के होंगे तो पोटेंशियली इंटरब्रीड कर रहे होंगे। जो इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल होते हैं वही एक स्पीसीज के होते हैं। तो डिफिनीशन अगर क्वेश्चन को है कि ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल को ही हम पॉपुलेशन कहेंगे, या सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल तो भी हम पॉपुलेशन कहेंगे। लेकिन इंटरब्रीडिंग शब्द तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होती है। तो क्या जो लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे वो पॉपुलेशन नहीं माने जाएंगे? तो कहोगे इकोलॉजी के रेस्पेक्ट में उनको भी पॉपुलेशन माना जाएगा। फिर पॉपुलेशन हेडिंग के बाद तुरंत हेडिंग पड़ी है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। पहले पॉपुलेशन लिख लेते हैं, फिर एट्रीब्यूट पढ़ते हैं। तो पहली लाइन लिख लीजिए, पॉपुलेशन क्या है? तो कहोगे ग्रुप है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। बस ऑफ क्या होना चाहिए? सेम स्पीसीज। एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप होगा या इंडिविजुअल का जो ग्रुप होगा उसको हम लोग कहेंगे पॉपुलेशन, या ऐसे भी कह सकते हो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स सो पोटेंशियल सो इंटरब्रीडिंग। ऐसे इंडिविजुअल जो आपस में इंटरब्रीडिंग शो करेंगे उसका जो ग्रुप होगा वो भी पॉपुलेशन होगा। मतलब पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल लाइव इन ए हैबिटेट। किसी हैबिटेट में रहने वाले ऐसे इंडिविजुअल जो इंटरब्रीड कर रहे हों उनको हम पॉपुलेशन कहेंगे। बोथ sexually reproducing and asexually reproducing। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होंगे वही हमको क्या देखने को मिलेगा? इंटरब्रीडिंग देखने को मिलेगी। हेडिंग डालिए पोटेंशियल, मतलब अच्छे से इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, क्षमता है काम। पोटेंशियल मतलब क्षमता। तो अगर इंटरब्रीडिंग करने की क्षमता है
जैसे कोई हैबिटेट है, कोई जंगल ही मान लेते हैं, तो वहाँ बहुत सारे जानवर रहते हैं, वहाँ गाय भी रह रही है, वहाँ शेर भी रह रहा है, वहाँ हिरन भी रह रहे हैं। तो मान लेते हैं 100 शेर है, तो 100 शेर की एक लायन पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, वहीं पर बहुत सारे डियर हैं, तो उनकी भी पॉपुलेशन हो गई। तो एक ही स्पीसीज के जो ग्रुप होगा उसी को हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। और एक हैबिटेट में कई पॉपुलेशन रह सकती हैं। जब डिफरेंट पॉपुलेशन एग्रीगेट करती हैं, जब डिफरेंट पॉपुलेशन एग्रीगेट करती हैं किसी एक हैबिटेट में, तो उसी को कहते हैं कम्युनिटी। तो पहले होता है इंडिविजुअल, फिर होता है पॉपुलेशन, और फिर होता है कम्युनिटी। तो कम्युनिटी क्या है, तो कम्युनिटी ऑफ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इन एन हैबिटेट। किसी एक हैबिटेट में जब एक से ज्यादा पॉपुलेशन एक साथ रहने लगे तो उसी क्या कहते हैं, कम्युनिटी। एक लाइन लिख लीजिए, कम्युनिटी क्या है, ये ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है। इन ए हैबिटेट, मतलब डिफरेंट स्पीसीज के लोग एक साथ रहें तो उसको क्या कहोगे, कम्युनिटी कहोगे। एक स्पीसीज के लोग एक साथ रहें उसको क्या कहोगे, पॉपुलेशन कहोगे। हेडिंग डालिए, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट का मतलब होता है कैरेक्टर ऑफ ए पॉपुलेशन। ऐसा कोई भी कैरेक्टर जो पॉपुलेशन को डिफाइन करे उसी को कहते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। तो पॉपुलेशन डिफाइनिंग कैरेक्टर को पॉपुलेशन एट्रीब्यूट कहते हैं। एग्जाम्पल समझ में आएगा, जैसे कोई एक इंडिविजुअल होता है और वैसे ही बहुत सारे लोग मिलते हैं तो पॉपुलेशन बनती है, लेकिन फिर भी इंडिविजुअल और पॉपुलेशन में अंतर होता है। जैसे इंडिविजुअल का जन्म होता है, पॉपुलेशन का जन्म नहीं होता है। इंडिविजुअल की डेथ होती है, पॉपुलेशन की डेथ भी नहीं होती है। पॉपुलेशन में बर्थ रेट होता है, डेथ रेट होता है, जबकि इंडिविजुअल का बर्थ ही होता है, डेथ ही होता है। इंडिविजुअल का सेक्स होता है कि वो मेल है, वो फीमेल है। पॉपुलेशन का कोई सेक्स नहीं होता है। पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो होता है कि भाई पॉपुलेशन में इतने % लोग मेल हैं और पॉपुलेशन में इतने % लोग फीमेल हैं। इसी तरीके से इंडिविजुअल की एज होती है, पॉपुलेशन में एज ग्रुप होता है कि भाई पॉपुलेशन के 20% बच्चे हैं, मतलब कम एज ग्रुप के हैं। पॉपुलेशन में 30% बुजुर्ग हैं, मतलब ज़्यादा एज ग्रुप के हैं, और बाकी लोग एवरेज एज ग्रुप के हैं। तो पॉपुलेशन का एज नहीं होता है, पॉपुलेशन का एज ग्रुप होता है। और एज ग्रुप 3 होते हैं, एक होता है चाइल्ड वाला एज ग्रुप, एक होता है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, एक होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। तो पॉपुलेशन और इंडिविजुअल में थोड़े से अंतर होते हैं। इंडिविजुअल का साइज होता है, पॉपुलेशन का भी साइज होता है। पॉपुलेशन के साइज को डेंसिटी कहते हैं, इंडिविजुअल की डेंसिटी नहीं होती है। तो पॉपुलेशन की डेंसिटी होती है, इंडिविजुअल की डेंसिटी नहीं होती। लेकिन साइज अगर हम कहेंगे तो इंडिविजुअल का भी साइज है और पॉपुलेशन का भी साइज है। 3-4 बातें जरा लिख लीजिए। द करेक्टर that defines population called as population attribute। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में कौन कौन चीजें आएंगी, तो कहोगे बर्थ रेट, डेथ रेट,
सेक्स रेशियो, एज डिस्ट्रीब्यूशन या एज ग्रुप भी कहोगे। इसी तरीके से पॉपुलेशन डेंसिटी या इसको पॉपुलेशन साइज कहते हैं। इसके रेस्पेक्ट में अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल की अलग पहचान है। इंडिविजुअल की बर्थ होगा, बर्थ रेट नहीं होगा। इंडिविजुअल की डेथ होगी, डेथ रेट नहीं होगा। सेक्स होगा, एज होगा और साइज होगा। तो इंडिविजुअल की अपनी पहचान है और पॉपुलेशन की अपनी पहचान है। एक एक करके पढ़ना है। पहली हेडिंग, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। एक लाइन का केवल कॉन्सेप्ट है। बर्थ रेट का मतलब होता है पर कैपिटा बर्थ और डेथ रेट का मतलब होता है पर कैपिटा डेथ। पर कैपिटा का मतलब होता है पर इनिशियल, कितने लोग हैं। जैसे मान लेते हैं किसी पॉपुलेशन में 10 लोग हैं और कुछ दिनों बाद बढ़ के पॉपुलेशन 12 लोगों की हो गई, तो 2 लोगों का बर्थ हुआ 10 लोगों पर। और पॉपुलेशन में 100 लोग हैं और कुछ दिन बाद बढ़ के 102 लोग हो गए, तो फिर पॉपुलेशन में 2 ही लोगों की बर्थ हुई। तो बताओ पॉपुलेशन की बर्थ रेट किसकी बढ़िया है? बढ़े तो दोनों में 2-2 हैं। 10 से 2 बढ़े वो 100 से 2 बढ़े, लेकिन 10 से 2 बढ़े तो ज़्यादा बड़ा काम किए और 100 से 2 बढ़े तो छोटा काम किए। तो बर्थ रेट किसकी बढ़िया है? 10 वाली पॉपुलेशन की बढ़िया है। तो बर्थ रेट पर कैपिटा होती है, पर इनिशियल होती है। कम लोग हैं ज़्यादा बर्थ कर रहे हैं, इसका मतलब बर्थ रेट बेहतर है, और ज़्यादा लोग हैं उतने ही बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब बर्थ रेट क्या है? कम है। तो यहाँ पर कैपिटा का कॉन्सेप्ट है, तो पर इनिशियल वैल्यू देखिएगा। जब भी रेट निकालना होगा चेंज पर इनिशियल रखना होता है। चेंज जितना हुआ होगा और इनिशियल वैल्यू कितनी होगी उसी से रेट निकलेगा। लिखिए, बर्थ रेट का मतलब होता है पर, लिखते चलिए, पर कैपिटा बर्थ और डेथ रेट का मतलब होता है पर कैपिटा डेथ। अगर आंसर निकालना है बर्थ रेट तो ऊपर रखेंगे चेंज और नीचे रखेंगे इनिशियल और निकल आएगा क्या? बर्थ रेट। और अगर ऐसे ही डेथ रेट निकालना है तो फिर यही लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे चेंज और नीचे लिखेंगे इनिशियल। बस यहां जो चेंज है वो बर्थ है भाई, बर्थ ही तो चेंज आएगा भाई। 10 लोग थे 12 लोग हो गए तो 2 लोगों का चेंज हुआ, तो 2 लोगों का जन्म हुआ। और यहां चेंज क्या है? डेथ है। तो चेंज पर इनिशियल रखेंगे, बस चेंज ध्यान रखेंगे। अगर बर्थ रेट निकालना होगा तो कितने लोगों का बर्थ हुआ है कितने लोगों पर, और डेथ रेट निकालना है तो कितने लोगों की डेथ हुई है कितने लोगों पर। दोनों का एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल ऑफ बर्थ रेट लिखा है कि कोई पॉन्ड है
उसमें लोटस प्लांट की संख्या दी है। इनिशियल 20 लोटस और आफ्टर 1 ईयर 28 लोटस। तो बर्थ कितने की हुई है? तो चेंज कितने का है? चेंज भी तो 8 ही का है। तो अगर बर्थ रेट निकाली जाए तो क्या कहोगे? ऊपर चेंज कितने का हुआ है? 8 का। और इनिशियल कितना था? 20 था कि 40 था? 20 ही था। एनसीईआरटी डाटा। तो आंसर कितना आएगा? तो आंसर आ जाएगा 0.4। बस यहीं रुक जाइए, सारा खेल यूनिट लिखने में है। 0.4 क्या? किलोमीटर, मिलीमीटर, मेगामीटर, माइक्रोमीटर, कुछ तो लिखोगे, नंबर लिखो रहे ना, हजार, लाख, मिलियन, कुछ तो संख्या लिखे। तो ध्यान से सुने, इसकी यूनिट लिखने में ही सारी कलाकारी है। बस 0.4 लोटस पर लोटस पर ईयर। कितने लोटस का चेंज आया है? 0.4 लोटस का। कितने लोटस पर? 1 लोटस पर। कितने दिनों में? 1 साल। इसको दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं। इसको अगर यहाँ पर लोटस 0.4 है तो पर 10 लोटस कर दीजिए। तो अगर यहाँ 10 लोटस कर दोगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे? तो इसको ये भी तो लिख सकते हो, 4.0 लोटस पर 10 लोटस पर ईयर। सारा खेल यूनिट का है, बस आंसर निकालना छोटा है। चारों ऑप्शन में सेम आंसर मिलेगा, डाटा सेम मिलेगा, जो कि आप आंसर तो कैलकुलेट ही कर लोगे। चारों आंसर में क्या चेंज मिलेगा? केवल यूनिट चेंज मिलेगी। यूनिट ध्यान रखेंगे कितना? 0.4 लोटस का जन्म हुआ है पर 1 लोटस पर 1 ईयर। तो 0.4 को 4 भी तो कर सकते हो, यहाँ 4 कर लो तो यहाँ पर क्या कर लो, 10 लोटस कर लो पर ईयर, और यहाँ पर 10 ईयर कर दो। अभी यहाँ 10 रखो, यहाँ भी 10 कर दो, तो यहाँ एक और जीरो और बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर? अब देखो डेथ रेट का। एग्जाम्पल ऑफ डेथ रेट। कोई लैब है, यहां फ्रूट फ्लाई की संख्या कितनी दी है? 40। कब? इनिशियल। और फ्रूट फ्लाई की संख्या कह रहा है कि 4 फ्रूट फ्लाई ड्राइज, 4 डाइज ड्यूरिंग ए वीक। एक हफ्ते में कितनी मर गई? 4 फ्रूट फ्लाई की डेथ हो गई है। तो बताओ यहां पर फ्रूट फ्लाई की डेथ रेट क्या है? तो कितना चेंज आया है? 4 ही तो मरी है, तो 4 का चेंज है, तो 4 ऊपर रखोगे और 40 नीचे रखोगे, आंसर कितना आ जाएगा? 0.1। बस यूनिट आपको लिखना आना चाहिए। क्या लिखोगे? तो कहोगे 0.1 फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। अगर इस 0.1 को 1 करना हो तो यहां पर 10 कर दीजिए, भी हो जाएगा। तो 0.1 इंडिविजुअल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक।
0.1 फ्रूट फ्लाई पर वीक, इतने फ्रूट फ्लाई पर वीक। दूसरा है सेक्स रेशियो। किसी भी इंडिविजुअल का सेक्स होता है, मतलब या तो क्या होगा, लिखते चले, आर क्या होगा, या तो वो मेल इंडिविजुअल होगा या तो वो फीमेल इंडिविजुअल होगा। लेकिन जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन विद सेक्स रेशियो ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन, यहां सेक्स रेशियो देखने को मिलेगा इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एग्जाम्पल एनसीईआरटी में लिखा है कि कोई एक पॉपुलेशन है, उसमें 60% इंडिविजुअल फीमेल हैं और 40% इंडिविजुअल मेल है। तो इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में मेल फीमेल रेशियो या सेक्स रेशियो कितना है? अच्छा, 3:2 है कि 2:3 है? जो लिखा है सामने लिखा है, क्या लिखा है? मेल टू फीमेल कहा है, रटे पड़े हो बस हैं। मेल टू फीमेल कितना होगा? 2:3। और भी फीमेल टू मेल पूछे, ये तो घर जाने के बाद पता चलेगा। 3:2 पहले आंसर होगा, वही गोला भरोगे, घर चले आओगे। हाँ, फिर हमको बताओगे सर बहुत आसान पूछा था, हम सही करके आए हैं। तो 3:2 है कि 2:3 है? भाई इस टू ये है, इसका मतलब रेशियो स्थिति ये है कि ये क्या है 40% और ये क्या है 60%, तब ये आंसर आएगा। परसेंट बदलोगे आंसर बदल जाएगा। तीसरा है एज डिस्ट्रीब्यूशन। या एज रेशियो या एज पिरामिड। किसी भी इंडिविजुअल की एक स्पेसिफिक एज होती है, एक निश्चित एज होती है उसकी। लेकिन जब हम पॉपुलेशन की बात करेंगे तो उसमें जो इंडिविजुअल होंगे वो डिफरेंट एज के होंगे। डिफरेंट एज, और वैसे तो डिफरेंट एज के होंगे लेकिन फिर भी पॉपुलेशन में एज ग्रुप में बांट दिया जाएगा। और 3 एज ग्रुप होते हैं। एक होता है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, एक होता है रिप्रोडक्टिव से पहले प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप,
एक होता है रिप्रोडक्टिव के बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, एक होता है रिप्रोडक्टिव एज, एक होता है प्री रिप्रोडक्टिव एज और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। किसी भी एज पिरामिड में सभी एज ग्रुप रिप्रेजेंट होते हैं और इवन मेल और फीमेल भी रिप्रेजेंट होता है। मेल एंड फीमेल इन ईच एज ग्रुप। मतलब अगर रिप्रोडक्टिव एज की बात कर रहे हैं कि मान लेते पॉपुलेशन में 100 लोग रिप्रोडक्टिव एज में हैं, तो उस 100 में से कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं, ये भी हमको एज पिरामिड बताएगा। किसी भी एज पिरामिड में बेस पर किसी भी एज पिरामिड में बेस पर प्री रिप्रोडक्टिव, उसके ऊपर और उसके ऊपर प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल और पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। एक और खास बात, बीच से लाइन खींची होगी। कब? जब मेल फीमेल रेशियो बराबर होगा। ध्यान से देखिएगा, ये लाइन ऐसे खींच दी जाए तो बीच में है नहीं, इसका मतलब मेल ज्यादा है या तो फीमेल। मान लेते हैं कि इधर की तरफ मेल हैं और इधर की तरफ फीमेल है, तो पॉपुलेशन में मेल फीमेल रेशियो बैलेंस नहीं है, फीमेल ज़्यादा है और मेल कम है। और यही लाइन यहाँ की जगह सेंटर में खींच दें तो 50% मेल और 50% फीमेल, और यही लाइन इधर की तरफ आ जाए, अब क्या होगा? अब मेल ज़्यादा हो जाएंगे, फीमेल कम हो जाएंगे। तो किसी भी एज पिरामिड से हमको क्या क्या पता चलेगा? तो एज डिस्ट्रीब्यूशन पता चलेगा कि पॉपुलेशन में कितने लोग प्री रिप्रोडक्टिव हैं, कितने लोग रिप्रोडक्टिव हैं और कितने लोग पोस्ट रिप्रोडक्टिव हैं। और ये भी पता चलेगा किसी एज ग्रुप में कि कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। अगर लाइन सेंटर में है तो जितने मेल उतने फीमेल, और अगर लाइन सेंटर में नहीं है तो या तो मेल ज़्यादा होंगे या तो फीमेल ज़्यादा होंगे। फिर भी इसको सेंटर में ही बनाना है। किसी भी पॉपुलेशन के एज पिरामिड को देख के हम ये बता सकते हैं कि पॉपुलेशन की स्थिति कैसी है, क्या स्टेटस है। स्टेटस 3 ही होते हैं, या तो पॉपुलेशन ग्रो कर रही होती है, या तो पॉपुलेशन स्टेबल होती है, या तो पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है। तो पॉपुलेशन किस स्टेटस में है? ग्रोइंग स्टेटस में है कि डिक्लाइनिंग स्टेटस में है कि स्टेबल स्टेट में बनी है? ये हमको क्या देख के पता चल जाएगा? एज पिरामिड। तो एज पिरामिड क्या इंडिकेट कर देगा? इंडिकेट पॉपुलेशन स्टेटस, मतलब ग्रोइंग है कि स्टेबल है
कि डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। और इसका क्या मतलब है? इसका ये भी तो मतलब है कि पॉपुलेशन जिस हैबिटेट में रह रही है उस हैबिटेट में उसको कितनी समस्याएं हो रही हैं, उसका कंपटीशन का स्तर कैसा है ना, उसके प्रीडेशन की स्थिति कैसी है। अगर कंपटीशन कम होगा तो ग्रो आसानी से करेंगे, और कंपटीशन ज़्यादा होंगे तो ग्रोथ करना मुश्किल हो जाएगा। शिकारी उसके ज़्यादा होंगे तो भी पॉपुलेशन घट सकती है, शिकारी कम होंगे तो पॉपुलेशन बढ़ सकती है। तो पॉपुलेशन के स्टेटस में कई चीज़ें पता चलती हैं। प्रीडेटर, प्रीडेटर पता चल जाता है, कंपटीशन पता चल जाता है, हैबिटेट की कंडीशन कैसी है, मतलब वहाँ खाने पीने की चीज़ें बेहतर हैं या खाने पीने की चीज़ें बेहतर नहीं है। तो सबसे इंडिकेशन हो जाता है। अगर ग्रोइंग पॉपुलेशन है तो चीज़ें ठीक चल रही हैं, अगर स्टेबल है तो बस मैनेज है किसी तरीके से, और नहीं तो फिर क्या हो रही होगी, डिक्लाइन हो रही होगी। कैसे पता चलेगा वो देखना है। तो देखो, ऐसा हो सकता है कि पर्टिकुलर पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव वाले ज्यादा हों, रिप्रोडक्टिव वाले कम हों, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले और कम हों। ये कौन है? प्री, ये है प्री रिप्रोडक्टिव, ये है रिप्रोडक्टिव, और ये है पोस्ट। ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब क्या है कि जो रिप्रोडक्टिव एज वाले हैं वो रिप्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं, तभी तो उनसे ज़्यादा बच्चों की संख्या है। तो जो आज बच्चे हैं कल को वही क्या हो जाएंगे, रिप्रोडक्टिव वाले हो जाएंगे, और जो रिप्रोडक्टिव वाले हो जाएंगे तो और ज़्यादा बच्चे होंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा? पॉपुलेशन एक्सपैंड करेगी। तो अगर ऐसा कहीं दिख गया है तो ये एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन है। और इसकी पहचान है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव होंगे वो ज्यादा होंगे किससे? अच्छा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनसे बच्चों का जन्म होगा नहीं, तो उनका पॉपुलेशन के भविष्य पर बहुत फर्क नहीं, मौके पर पॉपुलेशन की डेंसिटी में तो फर्क होगा कि पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, लेकिन भविष्य में पॉपुलेशन बड़ी होगी कि छोटी होगी उसमें पोस्ट रिप्रोडक्टिव वालों का रोल नहीं है। फिर देखो, ये हैं प्री रिप्रोडक्टिव वाले, और ये हैं रिप्रोडक्टिव वाले, और ये हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले। ये प्री रिप्रोडक्टिव, ये रिप्रोडक्टिव, और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें दिख रहा है कि भाई ये रिप्रोडक्टिव वाले, मान लेते 10 लोग रिप्रोडक्टिव वाले एज ग्रुप में हैं, ध्यान सुनिएगा, और 10 ही प्री रिप्रोडक्टिव में हैं, 10 ही बच्चे हैं, तो कल को ये किस में चले जाएंगे? पोस्ट रिप्रोडक्टिव में, और ये वाले यहाँ चले आएंगे। इसका मतलब आज भी जितनी संख्या है कल को उतनी बनी रहेगी। यदि बच्चों की संख्या रिप्रोडक्टिव वालों की संख्या के बराबर है तो जब रिप्रोडक्टिव वाले पोस्ट रिप्रोडक्टिव जाएंगे तो प्री वाले रिप्रोडक्टिव आएंगे। तो 10 की जगह 10 ही, तो पॉपुलेशन में रिप्रोडक्टिव वाले ज़्यादा आएंगे तो रिप्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी, और अगर उतने ही आए जितने थे तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या हो गई? स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन। और इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है कि प्री रिप्रोडक्टिव क्या होंगे? इक्वल टू रिप्रोडक्टिव। अब तीसरी स्थिति देख लीजिए, ये मान लेते हैं
अब देखिए क्या दिख रहा है, ये कौन है, प्री रिप्रोडक्टिव, ये रिप्रोडक्टिव, और ये कौन है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव दिख रहा है। जैसे मान लेते हैं कि 10 लोग रिप्रोडक्टिव एज में हैं और इन्होंने केवल 8 बच्चे पैदा किए, तो देखो हाल क्या होगा। कल को 10 लोग ये किस में चले जाएंगे, पोस्ट में जाएंगे, तो बच्चे पैदा करने वाले लोग तो केवल 8 ही बचेंगे ना, जो 8 वो चले जाएंगे रिप्रोडक्टिव। जब 10 लोग मिलकर 8 पैदा किए हैं तो 8 लोग मिलकर 6 पैदा करेंगे, तो धीरे धीरे बच्चे क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, और पॉपुलेशन क्या करती जाएगी, डिक्लाइन होती जाएगी। तो ये क्या हो गई, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। क्या पहचान है इसकी, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन की पहचान है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव हैं वो कम है, किससे, रिप्रोडक्टिव। पहचान याद रखिएगा, अगर प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है तो प्री रिप्रोडक्टिव बराबर है, और प्री रिप्रोडक्टिव कम है तो डिक्लाइनिंग। पोस्ट से कोई मतलब नहीं, बस पोस्ट का मतलब क्या है, मौके पे पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है उस पर फर्क पड़ेगा। आगे भविष्य में क्या होगा ये 2 लोग तय करेंगे, कौन, जो मौके बच्चे पैदा कर रहे हैं वो तय करेंगे, या जो बच्चे हैं वो आगे तय करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं दोनों लोगों को देखना है केवल, बस, पोस्ट से कोई मतलब नहीं। बनाओ, इस केस में ट्राइएंगुलर एज पिरामिड है, इस केस में बेल शेप एज पिरामिड है, और इस केस में अर्न शेप एज पिरामिड है। पॉपुलेशन डेंसिटी जिसको कैपिटल एन, इसी को पॉपुलेशन साइज कहते हैं। अब सवाल है कि पॉपुलेशन की डेंसिटी और या पॉपुलेशन के साइज का क्या मतलब है। तो पॉपुलेशन के साइज का मतलब है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन, किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल हैं। सीधी सी बात है, ज़्यादा इंडिविजुअल है तो ज़्यादा डेंसिटी है, ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन है, और कम इंडिविजुअल है तो कम डेंसिटी है, कम, उतना बड़ी पॉपुलेशन नहीं है। जैसे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है कि भरतपुर वेटलैंड में केवल 10 कौन सी साइबेरियन क्रेन है, इसका मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत छोटी है, और किसी तालाब में मिलियन ऑफ क्लेमाइडोमोनास हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि क्या हमेशा नंबर से ही पॉपुलेशन डेंसिटी निकाली जाएगी। वो अलग है कि पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे बेहतर तरीका है, भाई नंबर बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, भाई जिसके नंबर ज़्यादा उसकी डेंसिटी ज़्यादा, जिसके नंबर कम उसकी डेंसिटी कम। लेकिन हर बार नंबर ही सही हमको बात नहीं बताता है, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। एक बरगद का बहुत बड़ा सा पेड़ लगा है और उसके नीचे 200 पार्थेनियम के पौधे लगे हैं। पार्थेनियम वो कैरेट ग्रास होती है, जिस, ठीक है, पार्थेनियम हिस्टेरो, देख लो, हिस्टेरो, चलो फोरस याद आ गया। इससे पहले पार्थेनियम कहाँ मिला था, इससे पहले हम लोग मिला था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में, पॉलन एलर्जी में। एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है और उसके नीचे 200 कैरेट ग्रास के पौधे लगे हैं। तो अगर हम नंबर पर नजर डालेंगे तो निश्चित रूप से कैरेट ग्रास की पॉपुलेशन डेंसिटी बनियान के ट्री से क्या है, ज्यादा है।
लेकिन ये सही बात है नहीं। अगर हम बायोमास की बात कर लेंगे, बायोमास की बात कर लेंगे, तो बनियान की एक टहनी के बराबर भी तो नहीं होंगे वो। तो बायोमास या जो पर स्क्वायर मिलीमीटर एरिया कवर किया गया होगा, या कितना बड़ा एरिया कवर किया गया है, तो कवर एरिया की बात करेंगे या बायोमास की बात करेंगे, तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी? तो बनियान की ज़्यादा होगी। और नंबर की बात करेंगे तो इससे यह सिद्ध होता है कि हर जगह नंबर का महत्व नहीं होता है। कहीं नंबर सही बात है, नंबर में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन आप हर जगह नंबर को वैल्यू नहीं दे सकते। एक और खास बात, सब जगह एक्चुअल काउंटिंग भी संभव नहीं है। जैसे किसी नदी में कितनी मछलियां हैं, कैसे गिनोगे? सारी मछलियां पकड़ी जाएं फिर गिनी जाएं, ये तो संभव नहीं है। और किसी तालाब में कितने क्लेमाइडोमोनास हैं, ये कैसे गिन लोगे? ये भी नहीं। मिलियंस कह रहे हो, लाखों। अब लाखों में 1 लाख है, 100 लाख है, 99 लाख है, पता ही नहीं है। तो कुछ जगह पर एक्चुअल काउंटिंग संभव नहीं होती है, और एक्चुअल काउंटिंग का कोई मतलब भी नहीं होता है। तो फिर क्या करोगे? तो जहां एक्चुअल काउंटिंग संभव ना हो, वहां रिलेटिव डेंसिटी निकाली जाती है। रिलेटिव डेंसिटी देखिए जरा क्या है। जैसे मान लेते हैं ये कोई झील है, इसमें बहुत सारी मछलियां हैं, ठीक है। एक बार मछली पकड़ने का जाल डाल के मछली पकड़ी गई, कुछ न कुछ मछलियां आई, मान लेते पहली बार में 10 मछलियां आई। ऐसे ही 5 बार पकड़ा गया, हर बार 9-10 आ रही हैं, तो डेंसिटी ठीक है। लेकिन पहली बार जाल डाले केवल 2 मछलियां आई, अगली बार डाले फिर 1 मछली आई, तो क्या कहोगे? मछलियां डेंसिटी ज़्यादा है कि कम है? तो पर ट्रैप से आप अंदाज़ा लगा लोगे। अगर पर ट्रैप में ज़्यादा आ रही हैं, इसका मतलब लेक में फिश की डेंसिटी ज़्यादा है, और पर ट्रैप में कम आ रही हैं, तो डेंसिटी क्या है? कम। तो गांव का आदमी बता देगा कि इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। तो कभी कभार एक्चुअल काउंटिंग संभव नहीं होती है, या संभव भी होती है उसका कोई मतलब नहीं होता है। इस केस में एक्चुअल काउंटिंग की जगह रिलेटिव डेंसिटी निकाली जाती है। रिलेटिव डेंसिटी, जैसे किसी लेक में फिश की डेंसिटी, अब कैसे काउंटिंग करोगे? संभव ही नहीं है। तो क्या करोगे? पर ट्रैप देखोगे, जाल डाल के देखोगे, अगर ज़्यादा पकड़ में आ रही हैं तो डेंसिटी ज़्यादा है, और कम पकड़ में आ रही है तो डेंसिटी कम है। फिर भी वही नंबर की बात करेंगे। बहुत बार ऐसी संख्या हो जाती है जहां एब्सोल्यूट डेंसिटी पता करना मुश्किल होता है। जैसे जंगल में कितने शेर हैं, अब या तो सारे शेर पकड़े जाएं, सबको लाइन में खड़ा किया जाए, फिर सबका नाम रखा जाए, फिर सबको गिना जाए, संभव नहीं है। फिर भी जंगल में शेरों की संख्या की गिनती तो होती है। तो क्या एब्सोल्यूट गिनती होती है? एब्सोल्यूट नहीं होती है। कैसी गिनती करते हैं? तो एब्सोल्यूट नहीं होती है, रिलेटिव गिनती होती है, उसको रिलेटिव काउंटिंग कहते हैं। अब रिलेटिव काउंटिंग आप टाइगर कैसे करोगे? तो या तो पग मार्क से करोगे, या तो फीकल मैटर से करोगे। तो पॉपुलेशन की डेंसिटी से जुड़े जो सवाल एग्जामिनर आपसे पूछेगा वो ये कि पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है पॉपुलेशन का साइज, या पॉपुलेशन में इंडिविजुअल का नंबर। नंबर बेहतर विकल्प है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर नंबर मिल जाए तो आप सही में जान पाओगे कि डेंसिटी क्या है। लेकिन बहुत बार नंबर या तो मीनिंगलेस हो जाता है, या तो नंबर संभव नहीं हो पाता है। ऐसी किसी केस में हम एब्सोल्यूट की जगह रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करने का प्रयास करते हैं। जैसे किसी नदी में मछलियों की डेंसिटी कितनी है, हम एक्चुअल काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। कभी कभार बायोमास का भी महत्व आता है। एक बरगद का पेड़ है, 200 पार्थेनियम के पौधे हैं, नंबर देखोगे तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा है? पार्थेनियम की ज़्यादा है। लेकिन जैसे बायोमास देखोगे वैसे किसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी? बरगद की ज़्यादा हो जाएगी। तो कभी कभार नंबर का महत्व ना हो करके बायोमास या परसेंट कवर की भी क्या होती है? वैल्यू होती है। कभी एक्चुअल काउंटिंग संभव नहीं होती है, तो हमको क्या करना पड़ता है? रिलेटिव काउंटिंग करनी पड़ती है। जैसे किसी भी नेशनल पार्क में टाइगर की संख्या कैसे पता करते हो? तो फीकल मैटर से, या उसके पग मार्क से। कुछ पॉइंट्स हम लिख रहे हैं, आप लिख डालिए। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए
पॉपुलेशन। इसको एग्जाम्पल से देखेंगे। एक स्मॉल पॉपुलेशन है, जैसे कितना, केवल 10 साइबेरियन क्रेन इन भरतपुर वेट लैंड, ये बहुत छोटी पॉपुलेशन है। और जैसे लार्ज पॉपुलेशन मिलियन ऑफ क्लेमाइडो मोनास इन ए पॉन्ड। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज मोस्ट appropriate measure of population density। लेकिन समटाइम, कभी कभार, टोटल नंबर बिकम मीनिंगलेस। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। सिंगल बनियान ट्री है और 200 पार्थेनियम प्लांट है। तो अगर हम नंबर देखेंगे तो किसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है? पार्थेनियम। लेकिन परसेंट कवर या बायोमास देखेंगे तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा है? बनियान की। अकॉर्डिंग टू नंबर, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पार्थेनियम क्या होगी? मोर देन बनियान ट्री। क्यों? नंबर उसका ज्यादा है। लेकिन चेंज करोगे अकॉर्डिंग टू बायोमास या परसेंट कवर तो क्या कहोगे? पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बनियान ट्री अब किसकी ज्यादा हो गई? मोर देन पार्थेनियम। sometime total counting not possible। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। टोटल
बैक्टीरिया इन कल्चर प्लेट, क्या संभव है? नहीं है। तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे? तो यहां पॉपुलेशन डेंसिटी मीजर बाई किसके द्वारा? तो याद रखेंगे टोटल बायोमास। और कभी कभार एब्सोल्यूट डेंसिटी निकालना मुश्किल होता है तो रिलेटिव डेंसिटी निकाल लेते हैं। समटाइम एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेशन नॉट पॉसिबल। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। फिश डेंसिटी इन लेक, झील में, झील में फिश की डेंसिटी क्या है? एब्सोल्यूट संभव नहीं है। तो क्या करेंगे? काउंट करेंगे रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी। कैसे? नंबर ऑफ फिश पर ट्रैप। झील में ऐसे बताएंगे कि झील के इस किनारे पर फिश की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है उस किनारे से, या इस झील की डेंसिटी ज्यादा है उस झील से। रिलेशन में बताएंगे कि भाई हाँ इस झील में मछलियां ज्यादा हैं, उस झील में मछलियां क्या हैं? कम है। पर ट्रैप यहाँ ज्यादा निकलती हैं, पर ट्रैप वहां कम निकलती हैं। कभी कभार सम टाइम एक्चुअल काउंटिंग नॉट पॉसिबल। सम टाइम एक्चुअल काउंटिंग नॉट पॉसिबल, तो क्या करते हैं? तो फिर इनडायरेक्ट काउंटिंग करते हैं। टू नो पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी को जानने के लिए इनडायरेक्ट काउंटिंग करते हैं। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। टाइगर काउंटिंग इन नेशनल पार्क, कैसे करते हैं? बाई पग मार्क एंड फीकल पिलेट्स। एक लाइन टिक कर लो। प्रकृति में रेयरली हमको मिलेगी आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज। क्यों? सिंगल इंडिविजुअल जीवित कैसे रहेगा? भाई कम से कम एक दूसरी स्पीसीज और होनी चाहिए जिस पर वो फीड कर सके। तो रेयरली है कि हमको क्या मिलेगी? सिंगल इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीसीज। होगा क्या? ज्यादातर लोग रहेंगे क्या? ग्रुप में, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में। और जब रहेंगे तो शेयर करेंगे, या तो साझा करेंगे, या तो लड़ाई करेंगे। किसके लिए? सिमिलर रिसोर्स। लेकिन फिर भी क्या करेंगे? इंटरब्रीड करेंगे और क्या बना लेंगे? पॉपुलेशन।
आल्दो द टर्म इंटरब्रीडिंग एम्प्लाई है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन जो लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनेंगे क्या उनको नहीं मानोगे, तो कहोगे इनको भी मानेंगे। पॉपुलेशन किस रेस्पेक्ट में, इकोलॉजी में। ये ऐसे दिया है। सारे कार्मोरेंट्स जो वेटलैंड पर हैं ये भी क्या हैं, एक पॉपुलेशन है। सारे रेट एबंडेंट ड्वेलिंग ये भी क्या हैं, एक पॉपुलेशन है। जंगल में जो टीक वुड ट्री लगे हैं वो भी क्या है, पॉपुलेशन है। और कल्चर प्लेट में बैक्टीरिया भी क्या है, पॉपुलेशन है। लोटस प्लांट इन ए पॉन्ड ये भी पॉपुलेशन है। ये सब एग्जाम्पल है। पहले के चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि कोई जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है उसके पास ये योग्यता होती है कि वो चेंज इन्वायरमेंट को कोप कर लेता है, मतलब मैनेज कर लेता है। एक लाइन यहाँ टिक कर लो बेटा, इस जगह से लिखा नहीं बढ़ा लीजिएगा। क्वेश्चन जानते हो कैसे पूछेगा कि जो नेचुरल सिलेक्शन है, नेचुरल जो सिलेक्शन है वो ऑपरेट होता है किस लेवल पर, तो नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट एट पॉपुलेशन लेवल टू इवॉल्व क्या, डिजायर्ड ट्रेट। पॉपुलेशन इकोलॉजी इज देयरफॉर एन इम्पॉर्टेंट एरिया बिकॉज इट लिंक इकोलॉजी टू द पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। पॉपुलेशन है सर्टेन एट्रीब्यूट, जबकि इंडिविजुअल के अपने अलग अलग होते हैं। इंडिविजुअल की होती है बर्थ और डेथ, पॉपुलेशन की होती है बर्थ रेट और डेथ रेट। पॉपुलेशन में इट रिफर्स टू पर कैपिटा, बर्थ है तो बर्थ और डेथ है तो डेथ। रेट एक्सप्रेस मतलब होता है चेंज इन द नंबर, अब चेंज या तो बढ़ेगा या तो घटेगा विद रिस्पेक्ट टू द मेंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो चेंज पर इनिशियल देखते हैं। एग्जाम्पल, पॉन्ड में 20 लोटस हैं, पिछले साल 8 नए पौधे आ गए और टोटल पॉपुलेशन 28 हो गई, मतलब कोई मरा नहीं। तो बर्थ रेट कितनी है, तो 8/20 0.4 ऑफ स्प्रिंग, मतलब 0.4 लोटस पर ईयर, ठीक है। 4 इंडिविजुअल इन ए लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाई मर गई, तो 4 मरी कितने दिनों में, 1 हफ्ते में। तो डेथ रेट निकालोगे तो ऊपर रखोगे 4, नीचे रखोगे 40, फिर कहोगे 0.4 इंडिविजुअल लिखो चाहे 0.4 फ्रूट फ्लाई लिखो, बात तो एक ही है। 0.4 फ्रूट फ्लाई पर वीक, सॉरी 0.1। हाँ, another attribute characteristic of population is the sex ratio। किसी इंडिविजुअल की बात करें वो या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, लेकिन पॉपुलेशन मेल फीमेल नहीं होती है। पॉपुलेशन में सेक्स का रेशियो होता है। जैसे 60% पॉपुलेशन फीमेल है, 40% मेल है, तो रेशियो फीमेल मेल अगर कहोगे तो 3:2 आएगा। Population at any given time is composed of individual of different age। age distribution मतलब परसेंट इंडिविजुअल of particular age या age group is plotted for a population। तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, एज पिरामिड बनेगा। फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन जो एज पिरामिड होगा वो हमको क्या शो कर देगा, वो एज डिस्ट्रीब्यूशन शो करेगा, और मेल का अलग बताएगा और फीमेल का अलग बताएगा। किसी एक ग्रुप में जैसे प्री रिप्रोडक्टिव है तो उसमें कितने मेल फीमेल हैं, रिप्रोडक्टिव में कितने मेल फीमेल हैं, और पोस्ट में कितने मेल फीमेल हैं। द शेप ऑफ पिरामिड ये बताएगा कि ग्रोथ का स्टेटस क्या है। स्टेटस 3 है, या तो ग्रो कर रही है, या तो स्टेबल है, या तो डिक्लाइनिंग है। ये एक्सपेंडिंग है, वो स्टेबल है, और वो डिक्लाइनिंग है। बाकी कुछ लिखा नहीं, समझना है। तो अगर प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है किससे, तो क्या कहोगे, एक्सपेंडिंग। और प्री और रिप्रोडक्टिव बराबर हैं, और अगर प्री कम है तो क्या है, डिक्लाइनिंग। ये एक्सपेंडिंग, वो स्टेबल, वो डिक्लाइनिंग। ये डेंसिटी दिया है। साइज ऑफ पॉपुलेशन बहुत कुछ हमको बताती है कि पॉपुलेशन का स्टेटस क्या है हैबिटेट में। और भाई स्टेटस में पीछे बता के आया था क्या, पॉपुलेशन का स्टेटस ये बताता है कि पॉपुलेशन के ऊपर प्रेडेशन की स्थिति क्या है, उसका समस्याएं कितनी है, ज़्यादा है, कंपटीशन कैसा है, ज़्यादा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी, और अगर कंपटीशन कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। कौन सी इकोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब ये
कंपटीशन की स्थिति क्या है, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ प्रेडेटर कैसा है, इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड कैसा है, ये सब इवेलुएट हो जाएगा क्योंकि चेंज हो जाएगा पॉपुलेशन साइज। साइज इन नेचर कुड भी, हो सकता बहुत कम हो, जैसे 10 या उससे भी कम है। साइबेरियन क्रेन कहाँ, ये टिक कर लो, भरतपुर वेटलैंड राजस्थान में है, या हो सकता लाखों में हो। क्लेमेडोमोनास कहाँ, पांड में। पॉपुलेशन साइज को पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, जिसको कैपिटल एन से कहते हैं। नॉट नेसेसरली टू बी मेजर्ड इन नंबर ओनली, क्या केवल नंबर में नापोगे, केवल नंबर में नहीं नापोगे, और भी तरीके हैं, वो अलग बात है, तो ये पॉइंट टिक कर लो। वो अलग बात है कि टोटल नंबर इज जनरली मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, लेकिन फिर भी केवल नंबर में नहीं नापोगे, ठीक है, क्योंकि बहुत बार ये मीनिंगलेस होता है या बहुत बार बहुत मुश्किल होता है टोटल नंबर निकालना। इन एन एरिया 200 क्या है, कैरेट प्लांट, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, और एक ही क्या है, बड़ा सा बनियान ट्री विद लार्ज कैनोपी, स्टेटिंग दैट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बनियान क्या है, बहुत कम है, किसकी तुलना में, कैरेट ग्रास में। लेकिन अगर हम पूछेंगे रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी उसका, हाँ, इन सच केस, ये देखो लिखा है परसेंट कवर या बायोमास इज मोर मीनिंगफुल मेजर ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब इस केस में क्या ज्यादा मीनिंगफुल है, बायोमास या परसेंट कवर, और उसके हिसाब से किसकी ज्यादा है, बनियान ट्री की ज्यादा है। टोटल नंबर इज अगेन नॉट एन इजिली एडॉप्टेबल मेजर, यह आसान नहीं है, बहुत बड़ी अगर पॉपुलेशन है तो काउंटिंग ही संभव नहीं होगी, और काउंटिंग करोगे तो पता लगा 10 साल से काउंटिंग ही कर रहे हो। जैसे जैसे किसी कल्चर प्लेट में बैक्टीरिया की काउंटिंग, तो कैसे पता करोगे इनकी डेंसिटी, क्वेश्चन है, तो बायोमास से पता कर लेंगे। कभी कभार इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन बहुत मतलब नहीं रह जाता है कि हम एब्सोल्यूट डेंसिटी पता करें, एब्सोल्यूट, जैसे नदी में फिश की डेंसिटी एब्सोल्यूट पता नहीं हो सकती है, तो फिर क्या करेंगे, तो ये देखो अंडरलाइन कर लो, रिलेटिव डेंसिटी निकाल लेंगे, ये भी लगभग वैसे काम आएगी। कह रहा है नंबर ऑफ फिश काट पर ट्रैप इज गुड इनफ मेजर टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी इन लेक। एस्टिमेटेड पॉपुलेशन साइज कभी कभार हमको इनडायरेक्ट निकालना है विदाउट एक्चुअल काउंटिंग, एक्चुअल काउंटिंग बहुत बार संभव नहीं होती है। जैसे टाइगर की गणना करोगे कहाँ, किसी नेशनल पार्क में या रिजर्व में, कैसे करोगे, या तो पगमांक से करोगे या तो फीकल पिलेट से करोगे। चलिए हेडिंग डालिए, पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ, ध्यान से सुनिए, पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो स्टैटिक पैरामीटर नहीं है, मतलब पॉपुलेशन की डेंसिटी चेंज होती रहती है। क्या चेंज होने से, तो कई चीजें चेंज होती है, क्लाइमेट चेंज होता है तो डेंसिटी चेंज हो जाती है, फूड की अवेलेबिलिटी चेंज होती है तो चेंज हो जाएगी, प्रीडेटर्स अगर संख्या उनकी कम ज़्यादा हो रही है तो उस पर डिपेंडेंट जो होती है, उस पर हुई पॉपुलेशन, उसकी डेंसिटी, पॉपुलेशन की डेंसिटी बदलती रहती है कई चीज़ों से बदलने से। पॉपुलेशन की डेंसिटी हमको जो चेंज होती है वो ये बताती है कि पॉपुलेशन की स्थिति क्या है, इसके ऊपर प्रेडेशन का प्रेशर कितना है या प्रेडेशन से प्रेशर कम है, अगर कम होगा तो भाई पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ रही होगी, और अगर ज़्यादा होगा प्रेशर तो डेंसिटी घट रही होगी। किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जो चेंज आएगा उसके पीछे मेन 4 फैक्टर हैं। कौन लोग, तो एक है बर्थ, भाई बर्थ होगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, सीधी सी बात। दूसरा है कोई लोग आके उस पॉपुलेशन में मिल जाएं, मतलब इमाइग्रेशन बोलते हैं, तो 2 तरीके से पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ेगी, या तो पॉपुलेशन में जन्म हो या कहीं से लोग आके उस पॉपुलेशन में मिल जाएं, तो संख्या क्या करेगी, बढ़ेगी, तो डेंसिटी बढ़ेगी। और घटेगी कैसे, घटने के भी 2 ही तरीके हैं, या तो डेथ हो जाए या तो डेथ रेट हो जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, डेथ से घट जाएगी, और या तो भाई कुछ लोग वहां से भाग के चले जाएं कहीं और उसको क्या बोलेंगे, ई माइग्रेशन। तो 4 फैक्टर हैं जो किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन की ग्रोथ या उसके चेंज को तय करते हैं। एक है बर्थ, उसके रेट को बर्थ रेट नाटालिटी कहते हैं, एक है डेथ जिसके रेट को मॉर्टेलिटी कहते हैं, एक आने को क्या, इमाइग्रेशन,
एक जाने को ई माइग्रेशन। अब बताओ पॉपुलेशन कब बढ़ेगी और कब घटेगी। तो अंडरस्टूड है, अगर बर्थ और आने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, और अगर मरने वालों की संख्या ज़्यादा है और भागने वालों की संख्या ज़्यादा है तो पॉपुलेशन क्या कर जाएगी, घट जाएगी। फिर भी सामान्यतया पॉपुलेशन की डेंसिटी कौन दो फैक्टर चेंज करते हैं? नहीं, बर्थ और डेथ। भाई किसी भी पॉपुलेशन को चेंज करने का मुख्य जिम्मा तो बर्थ और डेथ ही के पास है। भाई ना रोज पॉपुलेशन भाग के जाएगी और न लोग रोज भाग के उसमें आएंगे। भाग के आना और भाग के जाना ये तो कभी कभार की परिस्थिति है, परमानेंट कौन सी घटना चल रही है, बर्थ और डेथ। तो कौन से दो फैक्टर हैं जो हमेशा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं पॉपुलेशन की ग्रोथ में? तो आंसर देंगे बर्थ और डेथ। हाँ कभी कभार हो सकता है आने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाए या जाने वाले लोगों की। तो 7-8 क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं क्योंकि इसके बाद वाली जो हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें ग्रोथ मॉडल दिए हुए हैं। किसी भी पॉपुलेशन के डेंसिटी की बात करें तो वो स्टैटिक पैरामीटर नहीं है, पॉपुलेशन चेंज होती रहती है। या तो पॉपुलेशन में क्लाइमेट चेंज होगा, या तो फूड की अवेलेबिलिटी चेंज होगी, या तो ब्रीडिंग सीजन में कोई दिक्कत आएगी, ये सब समस्याएं आएंगी, पॉपुलेशन की डेंसिटी चेंज होगी। कौन कौन से 4 फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन की डेंसिटी को प्रभावित करते हैं या चेंज करते हैं? तो 4 लोग वो हैं, बर्थ है, डेथ है, इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन। बर्थ हमेशा बढ़ाएगा, इमाइग्रेशन बढ़ाएगा, डेथ घटाएगा, इमाइग्रेशन घटाएगा। 2 बढ़ाएंगे और 2 घटाएंगे। इसमें से कौन 2 सबसे महत्वपूर्ण है? तो बर्थ और डेथ सबसे महत्वपूर्ण है। इतना लिखो पहले। पॉपुलेशन ग्रोथ लिख लीजिए। Population density is not a static parameter. पॉपुलेशन का साइज चेंज होता है विद, बातचीत न करें, चेंज इन क्लाइमेट, फूड अवेलेबिलिटी, ब्रीडिंग सीजन, ETC। पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी affected by 4 फैक्टर। अब कौन है 4 फैक्टर? बर्थ है, डेथ है, इमाइग्रेशन है, और इमाइग्रेशन है। सबका अलग अलग मतलब है। पहला, बर्थ, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज इन पॉपुलेशन बाय बर्थ। ठीक है,
बर्थ को नाटालिटी कहते हैं। ब्रीडिंग सीजन ईटीसी, ईटीसी हटाते हैं बस समझ में आ जाएगा। ठीक, इन पर्टिकुलर टाइम। दूसरा डेथ है, इसको मॉर्टेलिटी नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिक्रीज इन पॉपुलेशन बाई डेथ इन पर्टिकुलर टाइम। निश्चित समय में कितने लोगों की डेथ हो गई और निश्चित समय में कितने लोगों का बर्थ हो गया। तीसरा, इमाइग्रेशन। जरा इधर देखो, जैसे मान लेते ये कोई पॉपुलेशन है, इसमें 10 लोग ए स्पीसीज के हैं, 20 लोग बी स्पीसीज के हैं। ध्यान से सुनिएगा, बाहर से 5 लोग ए स्पीसीज के आ गए, बताओ किस पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, ए की बी की? बी की नहीं बढ़ेगी कि बोथ ए एंड बी की? हमको जल्दी नहीं, आराम से सोचो फिर बताते हैं। कोई एक हैबिटेट है, ए स्पीसीज के 10 लोग हैं, बी स्पीसीज के 20 लोग हैं, मतलब ए की पॉपुलेशन 10 है, बी की पॉपुलेशन 20 है। ठीक है, ये पर्टिकुलर हैबिटेट है। किसी दूसरे हैबिटेट से ए स्पीसीज के 5 लोग यहाँ आके जुड़ गए। ठीक है, अब बताओ पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ी किसकी, ए की कि बी की कि दोनों की? ए की बढ़ी कि बी की बढ़ी कि दोनों की बढ़ी? दोनों की नहीं बढ़ी। क्यों? अभी पॉपुलेशन की डिफिनीशन है इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, उसी स्पीसीज में बढ़ेगी ना। अब आएंगे ए वाले बढ़ जाएंगे बी में, बी में कैसे बढ़ जाएंगे? बी में कैसे बढ़ जाएंगे भाई? ए के लोग आए तो ए में ही तो संख्या बढ़ेगी कि बी में संख्या बढ़ जाएगी? याद रखना, क्यों बता रहे हैं। इमाइग्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी पॉपुलेशन में बाहर से लोग आके मिले। बस एक खास बात जो ध्यान रखनी है, वो सेम स्पीसीज के लोग आके मिले। मतलब जैसे ए के लोग आके मिल गए तो ए की पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाएगी, बी की थोड़े बढ़ेगी। अच्छा, फिर बी के भी आ गए 5 लोग तो बी की बढ़ जाएगी, वो ए की नहीं बढ़ेगी। तो इमाइग्रेशन में जो सबसे काम की लाइन है वो है सेम स्पीसीज। इसका उल्टा भी देखो, मान लेते हैं कि 2 लोग इसमें से पॉपुलेशन में से चले गए, तो बताओ किसकी पॉपुलेशन डेंसिटी घटेगी, ए की कि बी की? सिर्फ ए की घटेगी, बी क्यों घटेगी भाई? बीच में थोड़े गए हैं, क्योंकि बी अलग स्पीसीज है। तो इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन में जो बात याद रखनी है कि सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल आके मिले और सेम ही स्पीसीज के इंडिविजुअल वहां से जाएं। लिखिए, population density increase when
मेनी इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज come in habitat from other habitat, किसी दूसरे हैबिटेट से आकर के इस हैबिटेट में मिल गए। बस ये याद रखना क्या होनी चाहिए, सेम स्पीसीज। वही हाल ई माइग्रेशन का है। इससे क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज, पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज कब, when individual of population लेफ्ट हैबिटेट, हैबिटेट छोड़ के चले जाएं तो क्या हो जाएगा, ई माइग्रेशन। देखें एनटी क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी। लिखते चलें, एन टी प्लस 1 क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी प्लस 1। बी बर्थ को इंडिकेट करता है, डी डेथ को इंडिकेट करता है, आई इमाइग्रेशन और ई माइग्रेशन। तो याद रखें एन टी प्लस 1 इक्वल टू एन टी, फिर क्या लिखा है, प्लस है ना, प्लस पी एंड और माइनस डी प्लस ई। ये क्या है, बर्थ प्लस इम माइग्रेशन, और ये क्या है, डेथ प्लस ई माइग्रेशन। ध्यान से सुने, अगर बर्थ प्लस आई माइग्रेशन ज्यादा हो किससे, डेथ प्लस ई माइग्रेशन से, तो इसमें कुछ जुड़ेगा, जुड़ेगा तो नेट बढ़ेगा। और अगर बर्थ प्लस आई माइग्रेशन कम हो किससे, डेथ प्लस ई माइग्रेशन से, तो क्या होगा, घटेगा। तो दो क्वेश्चन है, if birth plus I migration more than death plus E migration, अगर ऐसा हुआ तो कहोगे बढ़ जाएगी, इंक्रीज पॉपुलेशन साइज। इसका उल्टा लिख लेते हैं, अगर बर्थ प्लस आई माइग्रेशन कम हो जाए किससे, डेथ प्लस ई माइग्रेशन, तो क्या होगा। तो अगर ये संख्या कम है तो कुछ ना कुछ घटेगा ही,
तो डिक्रीज हो जाएगी। अंडर नॉर्मल कंडीशन दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन से हैं? लेकिन बर्थ और डेथ से बेहतर आई माइग्रेशन और ई माइग्रेशन कब हो जाएगा? तो देख लो जरा। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक बिल्कुल नया एरिया है और यहां नई पॉपुलेशन आके बसी है। अगर न्यूली कॉलोनाइज्ड एरिया है तो नए लोग आके बसे हैं, तो जितना ज्यादा नए लोग आएंगे उतना ज्यादा डेंसिटी होगी। तो बर्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका हो जाएगा? आई माइग्रेशन का हो जाएगा। तो पॉपुलेशन के बढ़ने में बर्थ या उसके चेंज होने में बर्थ और डेथ का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन कभी कभार बर्थ और डेथ से ज्यादा आई माइग्रेशन और ई माइग्रेशन हो जाता है। कब? जैसे कोई न्यूली कॉलोनाइज्ड एरिया है, यहाँ लोग आके बसे हैं, तो जो लोग आके बसे, जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना ज्यादा पॉपुलेशन की डेंसिटी होगी। तो बर्थ से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? आई माइग्रेशन हो जाएगा। लिख लीजिए। इन नॉर्मल कंडीशन क्या होता है? तो कहोगे बर्थ एंड डेथ आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट चेंज पॉपुलेशन डेंसिटी। लेकिन सम टाइम immigration more important than बर्थ। बर्थ से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? इमाइग्रेशन। एग्जाम्पल याद करना। ए न्यू कोलोनाइज्ड अगर नई जगह लोग आके बस रहे हैं तो वहां ज्यादा लोग अगर आएंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी, वो कम लोग आएंगे तो कम होगी। वो तो बसने के बाद फिर बर्थ शुरू होगी, तो बर्थ का इंपैक्ट बाद में आएगा, पहले किसका इंपैक्ट आ जाएगा? इमाइग्रेशन का आ जाएगा। किसी भी पॉपुलेशन में चार फैक्टर हैं, दो आने वाले हैं और दो जाने वाले हैं। आने वाले बताओ। बर्थ और तो इससे भी प्लस होगा, इससे भी प्लस होगा, और डेथ इससे भी माइनस होगा, इससे भी माइनस होगा। कौन दो बढ़ाएंगे, कौन दो घटाएंगे? साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज, अंडरलाइन करो, नॉट ए स्टैटिक पैरामीटर। ये हमेशा चेंज होती है समय के साथ कई फैक्टर पर, जैसे जैसे फूड की स्थिति क्या है, प्रीडेशन का प्रेशर क्या है, मौसम कैसा है। इन फैक्ट दीज चेंजेज पॉपुलेशन डेंसिटी, और हमको एक आइडिया देते हैं कि पॉपुलेशन के साथ हो क्या रहा है।
दो ही ऑप्शन है, या तो पॉपुलेशन फ्लरिश कर रही होगी या तो पॉपुलेशन डिक्लाइन। ठीक है, तो पॉपुलेशन की डेंसिटी में जो बदलाव होता है वो हमको आइडिया दे देता है कि इस पॉपुलेशन के साथ घटना क्या घट रही है। whatever might be the ultimate region, density of a population in a given habitat during a given period fluctuate due to change in, क्या लिखा है, फोर बेसिक प्रोसेस। कौन से? जिसमें से दो कौन, नाटालिटी और इमाइग्रेशन क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, जबकि दो कौन से, मॉर्टेलिटी और इमाइग्रेशन घटाएंगे। नाटालिटी रिफर्स टू, ये बर्थ है, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड, और इससे बढ़ेगी, ऐड करेगी क्या, ये जुड़ जाएगा इनिशियल डेंसिटी में। मॉर्टेलिटी या नंबर ऑफ डेथ है, वही पर्टिकुलर टाइम है, ये घट जाएगा। इमाइग्रेशन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ये क्या लिखा है, बस ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर, कहीं से, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर द कंसिडरेशन। और इमाइग्रेशन इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन who left habitat and gone elsewhere during the time period। देखने के लिए बना, इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। यहाँ प्लस है, आ रहे हैं, यहाँ प्लस है, बढ़ रहे हैं, माइनस है, घट रहे हैं, माइनस है, घट रहे हैं। अगर n क्या है, पॉपुलेशन की डेंसिटी है टाइम t पर, तो डेंसिटी एट टाइम t प्लस 1, तो ये टाइम t प्लस 1 है, ये nt है, ये प्लस है। इन दोनों का जोड़ और इन दोनों का जोड़ का अंतर देख लीजिए, अगर ये ज्यादा होगा तो नेट जुड़ेगा, और अगर ये ज्यादा होगा तो इसमें से घटेगा। कैन यू सी फ्रॉम द अबव इक्वेशन द पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीज इफ नंबर ऑफ बर्थ प्लस नंबर ऑफ इमिग्रेशन, मतलब b प्लस आई मोर देन क्या, d प्लस ई। ये टिक कर लो। Under normal condition, birth and death are the most important factor influencing क्या, population density. Other two factor assuming importance only a special condition, जैसे देखो लिखा है new habitat just being colonized, immigration contribute more significantly to the population growth than the बर्थ रेट। फाइनली ग्रोथ मॉडल ना बनाओ भाई। दो ग्रोथ मॉडल हैं, एक कौन सा है, और दूसरा इसी का दूसरा नाम जाओ, रहने तो नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पाएगा।